है। तो देखो यहाँ से हम रिएक्शन करते हैं Na, तभी तो रिएक्शन के बाद ये बना होगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज़ आरुषि गुप्ता और आज हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है कि आपको नेम रिएक्शंस पता हो और दूसरा रिएजेंट के काम पता होने चाहिए कि किस रिएजेंट से कौन सा रिएक्टेंट किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। उस पे से बहुत बार नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप एक बार वो वाली रिएक्शन पढ़ लेना। क्या नाम है उसका? हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको जो है प्रोडक्ट बताना है। 4 रिएजेंट्स डाले हुए हैं, तो उसमें जो है क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बताना है। बारी बारी से करते हैं कि एक एक करके। पहले हमें ये साइक्लोब्यूटेन और उस पर Cl लगा हुआ है, क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन दे रखा है, उसमें उन्होंने डाला है KCN। अब KCN का क्या काम होगा? KCN जो है Cl को रिप्लेस करके CN लगा देगा, ठीक है, और KCl बाहर निकल जाएगा। तो पहले स्टेप में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह। हमने क्या करा? Cl को रिप्लेस कर दिया CN से, ठीक है, ये तो हो गया KCN का काम। अब नेक्स्ट स्टेप में उसने डाला है वाटर, HCl और हीट, मतलब कि हाइड्रोलिसिस करा है। अब हमको पता है साइनाइड का हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जब हमने हाइड्रोलिसिस करा, वाटर, HCl और हीट डाला, तो साइनाइड को हम कन्वर्ट कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। इस तरह से हमने साइनाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। अब थर्ड में उसने डाल रखा है Br2 रेड फॉस्फोरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। बताओ कौन सी रिएक्शन में यूज़ किया जाता है Br2 और रेड फॉस्फोरस? ये यूज़ किया जाता है हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन में। इस रिएक्शन का रिएजेंट है ये Br2 रेड फॉस्फोरस। अब इस रिएजेंट का काम क्या होता है? इस रिएक्शन में अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, सपोज R, यहाँ पे CH2 लिख देते हैं, ये COH। हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हम डालते हैं Br2 और रेड फॉस्फोरस, Br2 रेड फॉस्फोरस, और फिर डालते हैं वाटर, तो जो अल्फा पोजीशन होती है उस पे हेलोजन आके लग जाता है। क्या होता है? अल्फा पोजीशन पे हेलोजन। अब अल्फा पोजीशन कौन सी हुई? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, इसके जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन, ये वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे हेलोजन आके लग जाएगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो इस तरह से बनेगा। अब Br2 डाला है तो हेलोजन Br लगा देंगे, इस तरह से ये प्रोडक्ट बनता है। हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन का काम होता है अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लगाना, और जो रिएजेंट हम यूज़ करते हैं वो होता है Br2 और रेड फॉस्फोरस, ठीक है। अब ये बना था, इसके अंदर इसने डाला है Br2 रेड फॉस्फोरस और साथ में वाटर, तो क्या करेगा? अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लगा देगा। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, इसके एडजेसेंट वाला कार्बन कौन सा है? ये, तो ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, और इस कार्बन पे हेलोजन आके लग जाएगा, तो मतलब इस कार्बन पे हम Br लगा देंगे, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। तो टिक कर देते हैं ऑप्शन बी को। समझ गए कैसे होगा? तो आपको ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको पता होना चाहिए कि क्या काम होता है अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लगाना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम इथेनॉइड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज। ध्यान से धीरे धीरे करते हैं। पहले इसने दिया है हमको सोडियम इथेनॉइड। क्या स्ट्रक्चर होता है सोडियम इथेनॉइड का? CH3COO Na, ये होता है हमारा सोडियम इथेनॉइड। क्या करा गया सोडियम इथेनॉइड का? इसको हीट करा गया है कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH की प्रेजेंस में। इसको मैंने NaOH डाला, CaO डाला और हीट कर दिया, हीट करा इसको। अब कौन सी रिएक्शन होगी? ये है हमारी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये है हमारी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें CO2 रिमूव हो जाता है और एल्केन बन जाता है। तो देखो यहाँ से हम CO2 बाहर निकाल देंगे और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH4। ये प्रोडक्ट हो गया। अब क्वेश्चन में उसने पूछा है वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला? ये मीथेन, और इसके 2 मोल्स का वेट पूछा है। 1 मोल का वेट कितना होगा?
कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन है तो +4 16 ग्राम। 1 मोल का वेट है 16 ग्राम, 2 मोल का वेट कितना होगा 16 इंटू 2 32, तो 32 ग्राम्स हमारा आंसर हो जाएगा। उसने ये पूछा था कि सोडियम इथेनॉइड को हीट करा कैल्शियम ऑक्साइड और CaO की प्रेजेंस में, तो जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट के 2 मोल्स का वेट कितना होगा। तो हमें पता है जो प्रोडक्ट बना वो मीथेन है और इसके 2 मोल्स का वेट होगा 32 ग्राम। तो 32 पे टिक कर देते हैं, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, आपको मैच करनी है लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो इसमें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी रिएक्शन का काम क्या होता है। ये जो सबसे पहली रिएक्शन दिख रही है बेंजीन, उसमें डाला CO HCl, एनहाइड्रा ClCl3 और CuCl। ये है हमारी गटरमैन कॉश रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस नेम रिएक्शन है, गटरमैन कॉश रिएक्शन। ठीक है, इसका काम होता है बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना। और रिएजेंट हम कौन सा यूज़ करते हैं, ये सारे हम रिएजेंट इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ए का तो मैच हो जाएगा किसके साथ, 2 के साथ। ए का हो गया 2, तो ऑप्शन ए ही टिक हो गया। ए का 2 बाकी सब में तो है नहीं, पर बाकी भी एक बार चेक कर लेते हैं। फिर ये सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड वाली है हमारी आइडोफॉर्म रिएक्शन, या फिर इन जनरल हम इसको हेलोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, CH3COR ये वाला कोई ग्रुप होता है हमारे पास, इसमें हम क्या करते हैं, ये मिथाइल कीटोन है। ये रिएक्शन यूज़ की जाती है मिथाइल कीटोन के डिटेक्शन के लिए, कि किसी कंपाउंड में अगर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है तो ये चेक करने के लिए कि क्या उस कंपाउंड में CH3CO ग्रुप है या नहीं। इसमें हम क्या करेंगे, NaOH डालेंगे और X2 डाल देंगे, X कुछ भी हो सकता है, जनरली आयोडीन लेते हैं। तो जब इसे रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बनता है CHI3 जो कि आइडोफॉर्म होता है और येलो कलर की प्रेसिपिटेट बनती है। ठीक है, पढ़ी होगी आपने ये रिएक्शन, ये एल्डिहाइड्स कीटोन में भी है कि मिथाइल कीटोन को चेक करने के लिए हम आइडोफॉर्म रिएक्शन करते हैं, NaOH और I2 के साथ रिएक्ट करके CHI3 बन जाता है जो येलो कलर का होता है। और अगर येलो प्रेसिपिटेट मिलती है तो मतलब कि मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड में। तो ये वाली रिएक्शन हो गई हमारी आइडोफॉर्म रिएक्शन, या फिर इन जनरल हेलोफॉर्म। तो इसको मैच कर देते हैं हम 3 से। नेक्स्ट देखते हैं, हमें एक अल्कोहल दे रखा है, एक एसिड दे रखा है और कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई गई है। ये रिएक्शन है हमारी एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, यहाँ से H, यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा और एस्टर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैच करवा देते हैं एस्टेरिफिकेशन से। और लास्ट ये देखो क्या लिखा हुआ है, X2 और रेड फॉस्फोरस। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा कि Br2 और रेड फॉस्फोरस कौन सी रिएक्शन होती है, हेल्वोहाल्ट-ज़िलिंस्की रिएक्शन। और क्या काम होता है इसका, अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लगाने का। तो डी का आंसर होगा, डी को हम फर्स्ट से मैच कर देंगे, हेल्वोहाल्ट-ज़िलिंस्की रिएक्शन। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आपको बस सारी रिएक्शंस याद होनी चाहिए, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। बेंजीन रिंग है, उस पे 2 COH लगे हुए हैं और NH3 डाला, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करी। देखो क्या होगा, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब अमीन के साथ हीट करा गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा अमाइड में। ठीक है, अब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों को अमाइड बना देते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने अमाइड बना दिया, इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का अमाइड बना दिया और वाटर जो है बाहर निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इसे फर्दर हीट करा गया, वहाँ पे लिखा हुआ है ना स्ट्रॉन्ग हीटिंग, फर्दर हीट करा गया। फर्दर हीटिंग के केस में क्या होगा, NH3 बाहर निकल जाएगा पूरा, NH2 यहाँ से और एक H यहाँ से बाहर निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये H और यहाँ से NH2 और यहाँ से H बाहर निकल गया और इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I इफेक्ट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, -I के। तो ये जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -I इफेक्ट के।
ठीक है, अब हमें ये 3 कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखे हैं, कंपेयर करते हैं इन तीनों को। पहले में, सेकंड वाले में ऑक्सीजन लगा हुआ है, थर्ड वाले में ऑक्सीजन लगा हुआ है और फर्स्ट वाले में कुछ भी नहीं लगा हुआ। अब हमें ये पता है कि ऑक्सीजन कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट लगाता है। तो सेकंड और थर्ड वाले केस में माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, जबकि फर्स्ट वाले में कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा। तो फर्स्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबसे कम होगी, क्योंकि हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आई के। अगर कोई माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। तो सेकंड और थर्ड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी फर्स्ट के कंपैरिजन में। तो हमें इतना पता चल गया कि फर्स्ट की तो सबसे कम होगी, सेकंड और थर्ड की ज़्यादा होगी। अब हमें ये पता करना है कि सेकंड और थर्ड में से किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब देखो, आप लोगों को ये बात पता होगी कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करता है इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज कर जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस। जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। अब सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो। यहाँ पे हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कार्बन दो कार्बन के बाद ऑक्सीजन है। इस केस में एक कार्बन, दो कार्बन और 3 कार्बन के बाद ऑक्सीजन है। किस केस में डिस्टेंस ज़्यादा है, इस वाले में। थर्ड वाले में ऑक्सीजन ज़्यादा दूर है और हमें पता है अगर डिस्टेंस इंक्रीज करता है तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कम हो जाता है। तो थर्ड वाले में इंडक्टिव इफेक्ट कम लग रहा होगा। इंडक्टिव इफेक्ट कम लग रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। तो थर्ड कम एसिडिक है एज कंपेयर्ड टू सेकंड। तो सेकंड वाला ज़्यादा एसिडिक, फिर 3, फिर 1। ऐसा क्यों? क्योंकि सेकंड में ऑक्सीजन का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई। थर्ड वाले में इंडक्टिव इफेक्ट है पर कम है सेकंड के कंपैरिजन में, इसलिए वो उससे कम एसिडिक। और फर्स्ट वाले में तो इंडक्टिव इफेक्ट लग ही नहीं रहा। तो ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 1। कहाँ दिख रहा है 2, 3, 1? ये रहा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से सेम क्वेश्चन है, कह रहे हैं द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। पहले तो इनके सबके स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। पहला बोला है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। अब ट्राइक्लोरो मतलब 3 क्लोरीन्स, तो क्या करेंगे, इन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे क्लोरीन एटम से, तो CCl3। ये तो हो गया हमारा ए, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट पूछा है उसने ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, ये हुआ हमारा एसिटिक एसिड। फ्लोरो मतलब कि हमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है फ्लोरीन से, कर देते हैं। ये हाइड्रोजन हटाया और इसको हमने फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, ये हो गया बी। फिर नेक्स्ट बोला है सिंपली एसिटिक एसिड, ये हो गया हमारा सी। और डी है फॉर्मिक एसिड, डी हो गया हमारा ये फॉर्मिक एसिड। ABCD बना दिए। अब हमें इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में जो है अरेंज करना है। अभी हमने सीखा कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के, जिसका माइनस आई ज़्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। अब कंपेयर करते हैं। इस केस में हमारे पास है क्लोरीन, यहाँ पे है फ्लोरीन, यहाँ पे है CH3 ग्रुप और यहाँ पर है खाली H ग्रुप, ठीक है। अब हमें पता है फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम क्लोरीन का, फिर हाइड्रोजन का और फिर CH3 का। CH3 तो बल्कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। ये दोनों माइनस आई दिखाते हैं, ये प्लस आई दिखाता है और ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब फ्लोरीन सबसे ज़्यादा माइनस आई दिखाता है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी बी की, उससे कम क्लोरीन की ए, उससे कम डी और सबसे कम सी, क्योंकि सी तो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। तो BADC कहाँ पे दिख रहा है हमें, BADC ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इतना बताओ कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होता है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट मतलब वो रिएजेंट जो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट हो, ऐसा रिएजेंट जो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट हो। पहले तो ये बता दो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग,
कोई ऐसी स्पीसीज जिसे इलेक्ट्रॉन पसंद है, मतलब नेगेटिव चार्ज पसंद है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब किसको पसंद होगा नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिवली चार्ज को। तो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज और उनको हम E+ से डिनोट करते हैं। और न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, उसको हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ऐसे ऊपर माइनस लगा दिया। अब उसने बोला इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, मतलब उसको इलेक्ट्रोफाइल पसंद है, मतलब खुद कैसा होगा? न्यूक्लियोफिलिक, मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर इतना समझ में आ गया तो हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का मतलब है नेगेटिवली चार्ज्ड रिएजेंट। कोई ऐसा रिएजेंट है हमारे पास जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो खुद कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, अब ये बताना है कि ये जो हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड रिएजेंट है, मान लेते हैं OH- है या कुछ भी है, ठीक है, वो A B C D में से किस पे सबसे जल्दी अटैक करेगा? ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव चार्ज पे, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे। तो हमें ये पता करना है कि A B C D में से कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब देखो A के केस में यहाँ लोन पेयर्स होंगे ऑक्सीजन पे, जो इस तरह से रेजोनेंस में जाएंगे और बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बना देंगे। बी में भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स है, रेजोनेंस के थ्रू वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा और बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा। डी में देखें तो यहाँ नाइट्रोजन है, ये इस तरह उसे देगा और इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा। डी में देखें तो यहाँ पर OH तो है पर ये दूर है, इससे बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, उससे दूर है, तो उसको इलेक्ट्रॉन वो नहीं दे सकता है रेजोनेंस के थ्रू, क्योंकि बीच में एक कार्बन एटम आ गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। A B और C के केस में जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू उसे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, जबकि डी के केस में रेजोनेंस नहीं हो सकती और उसे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे। तो डी वाली जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इन तीनों के कंपैरिजन में। तो जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, मतलब नेगेटिवली चार्ज है, वो डी पे सबसे जल्दी अटैक करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विद NH3 गिव्स B, फिर विच ऑन हीटिंग गिव्स C व्हेन ट्रीटेड विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH प्रोड्यूसेस इथाइल अमीन कंपाउंड A इज। पहले इसको बना लेते हैं। इसने बोला है कि हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है A, उसको में हमने डाला NH3, तो उससे हमें मिला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड B, इसको हीट करने पे हमको मिला C, और फिर C में हमने क्या डाला है? C में हमने डाला Br2KOH और उससे हमें मिला इथाइल अमीन। अब ये इथाइल अमीन हमारी मदद करेगा सब कुछ करने में, पूरा आंसर निकालने में। हमने डाला इसमें Br2KOH और इससे हमको मिला इथाइल अमीन। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले तो इथाइल अमीन का स्ट्रक्चर बताओ क्या होगा। इथाइल अमीन मतलब CH3 CH2 NH2, ये होगा इथाइल अमीन। ठीक है, अब ये Br2KOH ये कौन सा रिएजेंट है और कौन सी रिएक्शन है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने ये पता लगा लिया तो आपको A B C सब पता चल जाएंगे। ये जो Br2KOH है ये है हमारी, एक मिनट, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, Br2 और KOH के प्रेजेंस में होती है ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है अमाइड को अमीन बनाना। हॉफमैन ब्रोमामाइड का काम है अमाइड को अमीन बनाना। प्लस एक चीज़ और थी इस रिएक्शन के बारे में कि एक कार्बन एटम कम हो जाता है, एक कार्बन एटम कम हो जाता है। सपोज मेरे पास इस तरीके का कोई अमाइड है, ये वाला अमाइड मान लेते हैं, तो जब इसका हॉफमैन ब्रोमामाइड करा जाएगा मतलब Br2KOH डालेंगे तो अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा और एक कार्बन कम हो जाएगा। अभी कितने कार्बन है? 1 2 3, तो जो अमीन बनेगा उसके पास 2 ही कार्बन होंगे। इस तरह से 2 कार्बन का अमीन बनेगा, एक कार्बन कम हो जाता है। या फिर आप ऐसा मान लो कि ये जो CO है ये बाहर निकल जाएगा और N और C के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ये होती है हमारी रिएक्शन। अब जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो है CH3 CH2 NH2। Br2KOH डालने पे तो C क्या होगा? C हमारा अमाइड होगा कोई, और इस अमाइड
जिसके पास एक कार्बन ज़्यादा होगा, ठीक है, तभी तो रिएक्शन के बाद ये बना होगा जिसके पास एक कार्बन कम है। तो इससे हमें पता चला कि हमारा जो C है वो कुछ इस तरह से होगा। एक कार्बन इंक्रीज करके हमने अमाइड बना दिया। अब A से B बना और B से C बना, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा A हुआ CH3 CH2 COOH, ठीक है, ये हमारा A हुआ। जब हमने इसमें NH3 डाला तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, फिर जब हम इसे हीट करेंगे तो ये C बन जाएगा अमाइड, और फिर उससे हमें इथाइल अमीन मिल जाएगा। तो ये हमारा A हो गया। देखते हैं कौन से ऑप्शन में होगा ये A। CH3 CH2 COOH, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपायोनिक एसिड विद Br2 फॉस्फोरस यील्ड्स अ डाइब्रोमो प्रोडक्ट, इट्स स्ट्रक्चर वुड बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट बताओ कौन सी रिएक्शन होगी ये। क्या रिएजेंट दिख रहा है हमें? Br2 और फॉस्फोरस। कौन सी रिएक्शन है Br2 फॉस्फोरस? हेल-वोहल-ज़िलिंस्की रिएक्शन। मैंने आपको सबसे पहले बताया था ये इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या काम होता है इस रिएक्शन का? इस रिएक्शन का काम होता है अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें हम रिएजेंट डालेंगे Br2 और रेड फॉस्फोरस, अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा। अब उसने बोला है कि मेरे पास प्रोपायोनिक एसिड है, उसमें ये डाला तो प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट बता दो क्या बना। तो प्रोपायोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बताओ फटाफट क्या होगा। प्रोपेन है मतलब 3 कार्बन, ये हो गया हमारा प्रोपायोनिक एसिड का स्ट्रक्चर। इसमें डाला Br2, अल्फा पोजीशन पे हमें क्या लगाना है? ब्रोमीन। अल्फा पोजीशन कौन सी हुई? ये COH है, इसके बगल वाला कार्बन ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन। इस कार्बन पे हमें लगाना है क्या? वो हेलोजन। तो ये हाइड्रोजन हटा दिया, हेलोजन लगा दिया। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसने बोला है डाई ब्रोमो प्रोडक्ट, मतलब 2 बार ब्रोमीन लगाना है। ठीक है, एक ब्रोमीन तो अल्फा पोजीशन पे लगा दिया, दूसरा ब्रोमीन वो भी अल्फा पोजीशन पे ही लगेगा। इस रिएक्शन का काम ही होता है कि अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लगाना। तो ये मान लो कि हमने ये रिएक्शन 2 बार करवा दी, या ये जो रिएजेंट है ये एक्सेस में ले लिया, इस वजह से ये जो ब्रोमीन है ये 2 बार लग गया। वैसे तो जनरली एक ही बार लगता है, पर क्योंकि उन्होंने स्पेशली मेंशन करा है डाई ब्रोमो तो हम 2 बार लगा देते हैं ब्रोमो। तो इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।